स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसके लैंग्वेज को समझने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आज हम आपके सामने ये एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एट चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिर्फ और सिर्फ 42 सेक्शंस हैं और ये एक्ट काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स को इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं डायरेक्ट में वर्ड टू वर्ड आपको समझाने वाली हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ कि प्री में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज यू ऑल नो, हमारे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम मार्च में कंडक्ट होने वाला है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशरी की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इन दोनों जगहों पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक अहम रोल प्ले करता है फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी बैरक लेकर जरूर आइएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिस इज द 47th एक्ट ऑफ 1963। एक्ट नंबर पूछा जाए तो ये 47th एक्ट है 1963 का। हम बता दें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये पास किया गया था कि ये प्रोवाइड कर सके रेमेडीज टू द एग्रीव्ड पार्टी इन सिविल केसेस। सिविल मामलों में कई बार ऐसा होता है कि कंपेंसेशन देना किसी भी पर्सन के लिए एक प्रॉपर रिलीफ नहीं होता है। किसी भी पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए हमें उसे या तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा या तो अदर पार्टी को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन हमें पता है कि सिविल मामलों में हम किसी भी पर्सन को पनिशमेंट देकर जस्टिस नहीं दिलवाते हैं। इसीलिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपेंसेशन देकर हो सकता है कि कुछ मामलों में कंपेंसेशन देकर जस्टिस न दिलाया जा सके। ओके, दैट्स व्हाई दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट। ओके, और जो हमारा 1963 का एक्ट है इसने रिपील कर दिया था 1877 के कानून को। ओके, दिस इज द 47th एक्ट, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब हम अडॉप्शन डेट की बात करें तो दैट इज 13th of December 1963 इज द अडॉप्शन डेट। अब हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। ओके, यहाँ पर प्रियम्बल हमारा रहता है। तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ओके, हम दो तरह की रिलीफ यहाँ पर देख सकते हैं, एक हम स्पेसिफिक रिलीफ देखेंगे एंड दूसरी हम प्रिवेंटिव रिलीफ देखने वाले हैं। ओके, प्रिवेंटिव रिलीफ में हम इंजंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला पार्ट हो गया प्रिलिमिनरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शंस हैं। ओके, आज हम पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो इस एक्ट का मतलब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इस एक्ट को कहा जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ओके, एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया पर लागू होता है, होल ऑफ द इंडिया। एज यू ऑल नो, जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का, जिसमें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख के स्टेट्स को, जम्मू कश्मीर के स्टेट को हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, एज वेल एज लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ इस एक्ट को होल ऑफ द इंडिया पर अप्लाई कर दिया गया था विद दैट एक्ट। ओके, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा। इसकी इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो इसे इन्फोर्स किया गया था 1 मार्च 1964। ठीक है, याद रखिएगा 1 मार्च 1964 को इन्फोर्स करा गया था। अडॉप्शन डेट हमारा सबसे ऊपर है, दैट इज 13th of December 1963। 1963 का ही हमारा लिमिटेशन का भी एक्ट है, दैट इज द एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। ओके, और उसे 1 जनवरी को इन्फोर्स करा गया था। स्पेसिफिक रिलीफ का एक्ट को 1 मार्च 1964 को इन्फोर्स करा गया था। तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। दिस इज द डेफिनेशन क्लॉज और इसमें 5 तरह के डेफिनेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होगा कोई भी ड्यूटी जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसे हम ऑब्लिगेशन कहने वाले हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। 2 के क्लॉज बी में हम डिफाइन करते हैं सेटलमेंट को, और सेटलमेंट का मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट। और पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि विल नहीं है या तो कोडिसिल नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट विल एंड कोडिसिल एज डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट। ओके, विल और कोडिसिल को हम इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइन करते हैं।
and whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. सेटलमेंट में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि सेटलमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें विल और कोडिसिल शामिल नहीं है। 2C में ट्रस्ट की डेफिनेशन दी हुई है और ट्रस्ट की डेफिनेशन हम सेक्शन 3 में देख सकते हैं ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और इसमें शामिल है ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 19 ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, ट्रस्ट में ऑब्लिगेशन को शामिल करते हैं, और ऑब्लिगेशन क्या होता है हमने 2A में देखा कि इट इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं 2D दैट इज ट्रस्टी। ट्रस्टी में शामिल है कोई भी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ट्रस्ट में उसे हम ट्रस्टी कहते हैं। एंड 2E में डिफाइन किया गया है कि कोई भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, मतलब SRA में जो डेफिनेशन में नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 डेफिनेशन मिल रही है। तो इसके अलावा अगर हमें किसी भी वर्ड की डेफिनेशन निकालनी है तो हम जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास। एज यू ऑल नो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा दिया, आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस के बारे में बात करी गई है। कई सारे डेफिनेशंस वहां पे दिए हुए हैं, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। तो उन सब जगहों से हम डेफिनेशंस लेंगे अगर हमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 3 सेविंग क्लॉज के बारे में। सेविंग का मतलब होता है कि किन किन चीजों को ये सेव कर रहा है या किन किन चीजों पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है। तो सी, except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस एक्ट में मतलब SRA में जो भी चीजें दी हुई उसके साथ न जाते हुए nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा किसी भी पर्सन के पास अगर कहीं और राइट दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का राइट अगर किसी पर्सन का एग्जिस्ट कर रहा है तो उस जगह पर जाकर भी वो राइट मांगा जा सकता है। ठीक है, इवन इफ हमारे SRA में दिया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, एंड दूसरी बात, पॉइंट बी क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड to affect the operation of the Indian Registration Act on documents। मतलब जो हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये ओवरराइड कर देगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। जहां पर भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करी गई है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करी गई है जिसे हम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा ऑपरेशन में लाने वाले हैं या रजिस्टर करने वाले हैं, तो उसके पॉइंट्स को हमें फुलफिल करना जरूरी है हमें अगर SRA को फॉलो करना है तो, या SRA के अलावा भी अगर हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाना पड़ेगा। ओके, दैट मींस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा ओवरराइड कर दे रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। ठीक है, तो सेविंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, ब्रीफ में बता दूं कि सेविंग का मतलब होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई भी बात दी गई हो उसके अलावा अगर हमें कोई भी डेफिनेशन देखनी है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ई पॉइंट था वहां बोला गया ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे। ठीक है, सेविंग के क्लॉज 1 में बोला गया कि हमारे SRA में कोई भी राइट मिला हो, हमारे लिए कोई भी राइट अवेलेबल है, स्टिल अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई और राइट अवेलेबल है किसी अदर जगह पर तो वहां जाकर हम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है या ऑपरेशन में लेकर आना है तो वो हम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा करेंगे। ठीक है, और हमारा फाइनल सेक्शन आज का है सेक्शन 4। इट टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज। मतलब सेक्शन 4 हमारा पर्पस बता रहा है इस एक्ट का। स्पेसिफिक रिलीफ हम सिर्फ ग्रांट कर सकते हैं इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स कराने में, ना कि किसी के पेनल लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आप ध्यान रखिएगा, मियर पेनल लॉज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेनल लॉज के इन्फोर्समेंट के लिए हम SRA में नहीं आने वाले हैं। ठीक है,
मेयर का क्या मतलब यहाँ पे हो गया, तो मेयर इज अ पॉइंटर दैट इन्फोर्समेंट ऑफ पेनल लॉ मस्ट नॉट बी द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए तो ही आप इस एक्ट में आएंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पेनल लॉ के प्रोविजन को फॉलो करने के लिए, पेनल लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए हम एसआरए में नहीं आने वाले हैं। तो दीज आर द 4 सेक्शंस और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चारों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि आप जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के सारे क्लॉजेस को याद कर लीजिएगा। 2A में ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन में सारी ड्यूटी इंक्लूड होती है। सेटलमेंट का मतलब हो गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें विल और कोडिसिल नहीं आते हैं। विल और कोडिसिल हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइन है। ट्रस्ट का मतलब कोई अगर आपसे पूछे तो आपको सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जाना है। एंड ट्रस्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ट्रस्ट के प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एंड फाइनली 2E में ये बात कही गई है कि इस एक्ट में, दैट मीन्स एसआरए में, अगर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर उसकी डेफिनेशन देखनी है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।